रात गहरी हो रही थी, आसमान पर बेशुमार तारे झिलमिलाते हुए मालूम होते थे और हवाएं सुनसान गलियों में सरसराती फिर रही थीं। एक छोटे से गांव की फिजा में अजीब सुकूत छाया था, जैसे हर दर ओ दीवार कोई पुरानी कहानी सुनाने को बेताब हो। गांव के कच्चे मकानों में से एक मिट्टी के घर से हल्की हल्की रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। इस रोशनी में खिड़की के पर्दे होले होले हिलते थे, जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अंदरूनी कमरे में चारपाई पर दो बच्चे अपनी माँ के करीब दबके बैठे थे। जोया और अली अपनी माँ की कहानी बड़े गौर से सुन रहे थे। जोया ने मासूमियत से पूछा, अम्मा क्या वाकई परियों का देश होता है? माँ ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मगर वहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल साफ, सच्चे और नेक हों और जो दूसरों के दुख दर्द बांट सके। अली ने बेताबी से कहा, उम्मी जान, तो क्या मैं जा सकूंगा वहाँ? माँ ने इसके बालों में प्यार से हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले रहोगे तो यकीनन तुम वहाँ का रास्ता पालोगे। जोया खामोशी से ये सब सुनती रही। जोया हमेशा अली से जरा अलग सी थी। अली कम में भी खुश रहने वाला, कनात पसंद लड़का था, जबकि जोया को वही चीज चाहिए होती जो अली के पास हो, खा इसकी जरूरत हो या ना हो। अगर अली को नया खिलौना मिलता, जोया जिद करती कि वो भी चाहती है। अली कभी नाराज ना होता, बल्कि हंसते हुए अपनी चीज बहन को दे देता, ले ले जोया, मुझे जरूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुरा कर समझते कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, मगर वो नहीं जानते थे कि जोया की जिद वक्त के साथ एक सख्त खुदगर्जी में बदलती जा रही थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, यहाँ तक कि वो मनहूस रात आ पहुंची। वालिदैन को शहर में एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा, लिहाजा जोया और अली को घर पर छोड़ दिया गया। जोया इस रात खुशी से निहाल थी क्योंकि इसे आज़ादी महसूस हो रही थी। अली हमेशा की तरह खामोशी से अपनी किताब पढ़ने बैठ गया। इसके लिए ये रात भी आम सी थी, मगर जोया का दिल मचल रहा था, जैसे आज वो अपनी मर्जी से हर काम कर सकती है। इसकी आंखों में अजीब सी चमक और ख्वाहिशों का तूफान था। वो दोनों खामोश बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। जोया ने चौंक कर अली की तरफ देखा। दस्तक फिर हुई। अली ने दरवाजा खोला। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर अफसोस और गम के गहरे निशान थे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। अली का जिस्म साकित हो गया और जोया की आंखें हैरत से फैल गईं। ये झूठ है। अली की आवाज कांप रही थी, मगर हकीकत नाकाबिले इनकार थी। माँ बाप हमेशा के लिए जा चुके थे। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडर की तरह लग रहा था। हर दीवार जैसे रोती हुई मालूम होती थी। अली रात भर जागता रहा। जोया सिसकियां लेती रही। सुबह होते ही अली ने एक फैसला कर लिया। इसने बहन के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जोया, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जोया ने खाली नजरों से इसकी तरफ देखा, कुछ न कहा, बस खामोश रही। अगले दिन अली ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। अली ने करीबी बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर किसी की दुकान पर सामान उठाता, किसी के लिए पानी भरता या कोई और छोटा मोटा काम कर लेता। वो जिस्मानी थकन को नजरअंदाज कर देता। इसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, बहन को खुश रखना। भाई, मुझे वो नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, जोया जिद करती। अली मुस्कुराता और पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। अली और ज्यादा मेहनत करने लगता। इसे बहन के ख्वाब पूरे करना अजीज था। जोया को कभी ये ख्याल ना आया कि अली ये सब किस हाल में कर रहा है। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें बयान करती। अली दिन रात अपने ख्वाब दबाता और बहन की ख्वाहिशें संभालता। वक्त गुजरता रहा, साल बीत गए और अली की मेहनत का रंग इसकी थकन से झलकने लगा। कुछ साल बाद जोया ने कहा, भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अली के दिल में लम्हा भर के लिए झिझक पैदा हुई, मगर इसने सर हिला दिया। इसने पैसे इकट्ठे किए, इंतजाम किए और बहन को शहर भेज दिया। रवानगी के वक्त जोया ने कहा, भाई, मुझे फोन भी चाहिए। अली ने वादा किया, अभी नहीं लेकिन जल्दी ले आऊंगा। फिर इसने दिन रात काम किया। दिन को फैक्ट्री में मजदूरी, रात को चौकीदारी। नींद और सेहत सब कुर्बान हो गए, सिर्फ बहन की खातिर। आखिरकार वो एक मोबाइल खरीदने में कामयाब हुआ। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई।
इसने सोचा ये जोया के लिए सरप्राइज होगा। वो शहर गया और एक कैफे में जा पहुंचा। अंदर जोया अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते बैठी थी। इसके कपड़े और अंदाज साफ बता रहे थे कि वो बदल चुकी है। अली खुशी से आगे बढ़ा, जोया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जोया ने सर उठाया। जैसे ही भाई को देखा इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो शर्मिंदा और परेशान सी लगने लगी। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम्हें पहले बताना चाहिए था, इसने सर्द लहजे में कहा। अली की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, ये देखो मोबाइल। इसने खुश दिल्ली से फोन बहन के सामने रखा। जोया ने फोन जल्दी से लिया, लेकिन जैसे ही खोला तो इसका चेहरा उतर गया। ये क्या है? ये घटिया फोन? क्या तुम मेरे लिए यही ला सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इसके लहजे में कड़वाहट थी। ये कहकर इसने फोन जमीन पर दे मारा। अली नीचे झुका, टूटी हुई स्क्रीन को देखा और आहिस्ता से अपनी जेब में डाल लिया। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वो कुछ ना बोला। खामोशी से पलटा और वापस गांव की तरफ चल दिया। जोया के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शहर के रंगीन माहौल और चमकती जिंदगी ने इसके दिल को बदल डाला था। वहां इसकी दोस्ती एक लड़के अहमद से हो गई थी। अहमद खुश शक्ल और बातों में चालाक था। एक दिन अहमद ने कहा, जोया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा लाइफ स्टाइल दे सको। ये सुनकर जोया खामोश हुई। लम्हा भर के बाद इसके जहन में एक ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, इसने सोचा। ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि माँ बाप की आखिरी निशानी और खानदान की इज्जत थी। मगर अहमद की बातों ने जोया के दिल में लालच जगा दिया। उधर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ वापस जा रहा था। इसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ इसकी उम्मीदें बिखरती जा रही हों। दिल पर एक अजीब सा बोझ था जो वो किसी से कह नहीं सकता था। इसका हाथ जेब में था, जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन बहन की बेरुखी की गवाही दे रही थी। जोया को मेरी कोई परवाह नहीं रही। जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं वही मुझसे ऐसा सलूक करती है। अली का दिल डूब रहा था। वो गांव पहुंचा और पुराने घर के दरवाजे पर रुक गया। वही घर जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियों का गहवारा था, अब एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे दीवारें भी रोती हों। अली ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वो चारपाई पर बैठ गया। जिस्म थका हुआ था मगर नींद कोसों दूर थी। इसकी आंखों के सामने वो लम्हा बार बार आ रहा था जब जोया ने तोहफा जमीन पर दे मारा था और शर्मिंदगी दी थी। इसे वो भी याद आया जब जोया के दोस्तों ने इसके कपड़ों पर हंसी उड़ाई थी। जब बहन ने सर्द लहजे में कहा था, तुम्हें यहाँ आने से पहले बताना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते इसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल सवालों से भरा हुआ था। क्या मैं इतना बेवकूफ था? क्या जोया कभी मेरी कुर्बानियों को समझेगी? अली दिल ही दिल में सोच रहा था, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। बाहर अंधेरी रात लंबी हो रही थी और अंदर एक भाई का दिल टूट रहा था, टुकड़ों में बट रहा था। उधर शहर में जोया अपनी नई दुनिया में मसरूफ थी। अहमद के साथ इसकी दोस्ती दिन बदन गहरी हो रही थी। अहमद इसे चमकती जिंदगी के ख्वाब दिखाता। जोया, अगर तुम्हें वाकई अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जज्बात से नहीं, फायदे से सोचना होगा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, जोया ने उदास लहजे में कहा। अहमद ने इसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर और जमीन। वही जमीन तुम्हारी खुशहाल जिंदगी की चाबी है। ये सुनकर जोया के दिमाग में बिजली सी को न दी। हाँ, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके दिल में लालच और ख्वाहिशों ने जगह बना ली। लेकिन ये जमीन अली के बगैर नहीं बेची जा सकती थी। अब जोया को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था। इसे यकीन था कि अली इनकार कर देगा, क्योंकि वो जमीन माँ बाप की निशानी थी। मगर जोया के दिल में अब ये ख्वाहिश किसी भी कीमत पर पूरी करने की जिद में बदल चुकी थी। छुट्टियों में जोया गांव आई। अली ने सोचा शायद वो बदल गई होगी, शायद इसे अपने सलूक का एहसास हुआ होगा। मगर वो नहीं जानता था कि जोया अब भी अपनी खुदगर्जी के कैद में कैद है।
भाई मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अली ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ जोया, कहो क्या बात है। जोया ने सीधे लफ्जों में कह दिया, मुझे घर में से अपना हिस्सा चाहिए। मैं इसे फरोख्त करके शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अली का चेहरा एकदम उदास हो गया, जैसे किसी ने इसके दिल पर जोरदार चोट की हो। ये घर माँ और अब्बा की आखिरी निशानी है जोया, मैं इसे नहीं बेच सकता, अली ने धीरे से कहा, मगर इसकी आवाज में सख्ती थी। भाई तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा, जैसे इसे कोई परवाह ना हो। जोया तुम समझ क्यों नहीं रही, ये कोई आम जमीन नहीं है, ये हमारा घर है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अली की आवाज भारी हो गई। जोया को गुस्सा आ गया, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे रहम पर रहूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? अली ने अफसोस से कहा, तुम्हें यह हमेशा से हक था जोया, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इसे बस एक चीज की तरह देख रही हो, एक सौदा, एक मौका। जोया ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं खुद ही इसका इंतजाम कर लूंगी। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। अली एक लम्हे के लिए सितमज़दा बैठा रहा, फिर इसने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे खामोशी से चमक रहे थे। इसने सोचा, क्या माँ और अब्बा ने यही ख्वाब देखा था? अली के दिल में एक धड़का सा था। इसकी आंखों में वो सब कुर्बानियां घूमने लगे जो इसने बहन की खुशी के लिए दी थी, मगर आज वही बहन इसकी आंखों के सामने सब कुछ बीच देना चाहती थी। हुआ ठंडी थी लेकिन अली का दिल बोझल था। जोया के कदमों की चाप अब भी सहन में गूंज रही थी। इसकी जिद और गुस्से ने अली के वजूद को तोड़ कर रख दिया। इस लम्हे अली ने सोचा, शायद मोहब्बत और कुर्बानी कभी किसी के दिल को नहीं बदल सकती। वो खामोशी से अंधेरे में डूब गया। जोया शहर वापस गई और अहमद को सब कुछ बताया। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन फिक्र मत करो, इसका भी हल है। जोया की आंखों में हैरानी छा गई। अहमद के अल्फाज किसी साजिश जैसे लगे। क्या मतलब? जोया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अहमद ने जोया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर अली रास्ते से हिट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। जोया का दिल जोर से धड़का, जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे लरस गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? जोया ने तेजी से पूछा। अहमद की आंखें गहरी थीं। इसने आहिस्तगी से कहा, फैसला तुम्हें करना है जोया, यह तो अपना भाई, यह अपनी नई जिंदगी। उन लफ्जों ने जोया के वजूद को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उठकर जाने लगी, लेकिन अहमद ने आखिरी बार कहा, अगर तुम्हारे अंदर इसके लिए हमदर्दी है तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भावनात्मक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जोया का दिमाग उलझ गया। क्या वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे या अली को रास्ते से हटाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करे? इसके मन में एक भयानक ख्याल जन्म लेने लगा। ख्वाब और हकीकत के बीच में जोया की रूह तड़पने लगी। हर फैसला इसे मजीद तोड़ रहा था। जोया फिर से गांव लौटी। हुआ के हल्के झोंन के दरख्तों की शाखों से टकराकर एक ड्रोनी सरसराहट पैदा कर रहे थे। अली अपने कमरे में बैठा जोया की वापसी पर खुश था। इसे लग रहा था कि इसकी बहन बदल गई है, जैसे बचपन की जोया लौट आई हो। लेकिन अली को क्या पता था कि जिसे वो अपनी दुनिया समझ रहा है, वही आज इसकी दुनिया अंधेरी करने जा रही है। जोया के हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया हुआ चाकू इसके हाथों को बर्फ जैसा कर रहा था। इसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? ये सवाल बार बार ज़हन में गूंज रहा था। लेकिन फौरन अहमद का चेहरा सामने आ गया। यह तो मैं, यह तुम्हारा भाई। इसकी आवाज इसके कानों में अटक गई। जोया ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने चेहरे पर नरमी लाई। भाई, इसने धीरे से कहा। अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ जोया, मैं तुमसे मुआफी मांगने आई हूँ। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मेरी आंखें अब खिल गई हैं। जोया की आंखों में नमी आ गई। अंदर ही अंदर वो एक खौफनाक फैसला कर चुकी थी। अली की आंखें खुशी से चमक उठी। वो आगे बढ़ा और जोया को गिले ले लिया। मुझे मालूम था मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती, अली ने भाविक होकर कहा। जोया के हाथ कांप रहे थे। इसकी गिरफ्त चाकू पर मजबूत होती जा रही थी। अली की पीठ पर इसका हाथ था। अब बस एक लम्हा था, सिर्फ एक लम्हा,
और सब कुछ इसके हाथ में आ जाना था। अली पीछे हटा और बिस्तर पर बैठ गया। जोया आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं, अली ने नरमी से कहा। जोया एक लम्हे के लिए चौंक गई। वो सोच रही थी कि अगर अली बैठ गया तो हमला करना मुश्किल हो जाएगा। इसके दिमाग में उथल पथल चल रही थी। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जोया, जब हम छोटे थे तो माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंजाम बुरा होता था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीजें तुम्हें खुशी खुशी दी थीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अली की आवाज नरम थी, लेकिन जोया के दिल पर ये अल्फाज बहुत शदीद हथौड़े की तरह लग रहे थे। क्या वही जोया आज भी यहाँ मौजूद है? यह शहर की चकाचौंध ने मेरी बहन को बदल दिया है? अली ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जोया ने नजरें हटा ले। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जवाब ना दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। जोया ने खुद को कठोर करते हुए सोचा। इसने अपने डर और एहसासात को एक तरफ रखते हुए चाकू मजबूती से पकड़ा। इसका हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो हमला करने लगी, अली ने एकदम सर झुका लिया और कहा, जोया, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। ये जुमला जोया के दिमाग में गूंज गया और इसका हाथ बीच में रुक गया। शरियान कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूं, जोया ने अंदर से पुकारा। बेबसी के लम्हे के बाद अहमद का चेहरा दिमाग में आया। नहीं, मुझे ये करना होगा, इसने सोचा और चाकू घोंप दिया। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जोया की तरफ देख रहा था। जोया की सांस रुक गई। अली ने धीरे से पेट पर हाथ रखा। खून बह रहा था। इसके कपड़े रंग गए और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। जोया, तुमने ये क्यों किया? अली ने कमजोर आवाज में पूछा। आंखों में एक सवाल था। जोया ने हाथ पीछे खींचा। पूरा जिस्म कांप रहा था। इसके हाथ पर अली का खून था और अचानक इसे लगा जैसे जमीन हल गई हो। मैंने ये क्या कर दिया? जोया का दिमाग झटके से लरज उठा। इसने अफसोस महसूस किया, मगर खुद को झूठ से बहलाने की कोशिश की। अली की सांसें धीमी हो रही थीं और वो जमीन पर बेहरकत पड़ा था। जोया ने कपड़ों वाली पेटी घुसेटी और अली की लाश को इसमें डालने की कोशिश की, लेकिन शरीर भारी था। इसके हाथ कांप रहे थे। पसीना इसके माथे से बह रहा था और खौफ इसे गला डिबाए जा रहा था। दिल फट रहा था, लेकिन अली का शरीर भारी था। जोया के हाथ कांप रहे थे। पसीना इसके माथे से बह रहा था। खौफ और थकन ने इसे निढाल कर दिया था। अचानक अहमद का चेहरा दिमाग में उभरा। यह तो मैं, यह तुम्हारा भाई। ये याद आते ही वो फिर संभल गई। जोया ने जल्दी अपने आंसू साफ किए और लाश को खींचते हुए किसी तरह पेटी में डाल दिया। इसके दिल में एक तूफान बरपा था। मुझे अहमद के पास जाना है, अब सब कुछ मेरा है, इसने खुद को यकीन दिलाया। जब जोया शहर पहुंची तो अहमद कैफे में पहले से मौजूद था। वो बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। जैसे ही जोया अंदर आई, अहमद के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। वो खड़ा हुआ और कहा, जोया, तुमने कर दिखाया। अहमद की आवाज में खुशी थी, मगर जोया के दिल में बोझ था। इसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। हाँ, सब खत्म हो गया, अब वो नहीं रहा, इसने आहिस्तगी से कहा। इसके अल्फाज कांपते थे जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट रहा हो। अहमद ने खुशी से जोया के हाथ पकड़े। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन फिर वो रुका और आहिस्ता से बोला, इससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। जोया चौंक गई। इसकी आंखों में सवाल था, कौन सा काम? जोया, मुझे सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। वो घर, वो जमीन, सब जो अब तुम्हारे पास है। अहमद की आवाज नरमी से भरी थी, लेकिन लहजे में सख्ती जोया महसूस कर सकती थी। एक लम्हे को इसे लगा जैसे जमीन फिर लरज उठी हो। जोया ने हैरत से पूछा, मगर वो सब तुम्हारे नाम क्यों करूं? अहमद ने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया, देखो जोया, मैं तो तुमसे शादी करने जा रहा हूं। नई जिंदगी हम दोनों की है। सब मुझे संभालना होगा ताकि हम अच्छी जिंदगी बना सके। अहमद मजीद करीब आकर बोला, और वैसे भी आगे चलकर ये सब मेरा ही होना है। जोया के दिल में हिचकिचाहट थी, लेकिन अहमद ने इसका हाथ दबा दिया। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो सब मेरे नाम कर दो। मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। अहमद की बातों में वही जादू था जो जोया को बहा ले गया। इसने सोचा कि यही सब कुछ चाहा था। आखिरकार
اس نے سب کچھ احمد کے نام کر دیا۔ اس کا فیصلہ آخری تھا۔ اب تو ہم شادی کر سکتے ہیں نا؟ زویا نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں امید اور کمزوری دونوں شامل تھی۔ احمد نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا راز چھپا تھا جسے زویا نہ پڑھ سکی۔ زویا اس سے مزید بات کرنے ہی لگی کہ احمد زور سے ہنسنے لگا۔ احمد نے طنز سے کہا، تم کتنی بے وقوف ہو۔ زویا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ احمد نے کرسی پر ٹیک لگا کر جواب دیا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا ایک ایسی لڑکی سے جو اپنے سگے بھائی کو مار سکتی ہے، جو اپنے خون کا سودا کر سکتی ہے؟ یہ الفاظ زویا کے دل میں تیر کی طرح گھسے۔ وہ بے بس رہ گئی۔ احمد مزید کہنے لگا، میں نے تمہیں صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ زویا کے طوطے اڑ چکے تھے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ احمد کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکنے لگی، مگر احمد نے آسانی سے ہاتھ جھٹکا دیا اور بولا، اب بھاگو یہاں سے، نکلو، شاباش، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ زویا زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ جواب دے چکا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاتی رہی۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے علی کو کیوں مارا؟ میں نے اپنی خوشیوں کا خود گلا گھونٹ دیا۔ اس کا ضمیر اسے نیچا دکھا رہا تھا۔ دوسری طرف گاؤں میں بدبو پھیل گئی تھی۔ محلے والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے گھر تلاشا اور جلد ہی علی کی لاش مل گئی۔ گاؤں میں ہڑکمپ مچا اور سوال اٹھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ سب حیران تھے، ہر چہرہ خوف زدہ تھا۔ واقعی پولیس نے شہر جا کر زویا کو گرفتار کیا۔ وہ روتی چلاتی رہی مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ عدالت میں جب مقدمہ چلا تو سچائی سامنے آئی۔ زویا نے اپنے سگے بھائی کو لالچ میں آ کر قتل کیا۔ لوگوں نے صدمہ محسوس کیا۔ عدالت نے زویا کو عمر قید کی سزا سنائی اور زویا جیل میں قیدیوں کے بیچ رہنے لگی، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ رات دن چیختی، اپنا ماضی سوچتی۔ قیدی بھی اسے پاگل کہنے لگے۔ کچھ مہینے بعد زویا کی حالت بگڑ گئی اور اسے جیل سے پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ دن رات خود سے باتیں کرتی، علی کو پکارتی مگر جواب نہ آتا تھا۔ اسے کوئی تسلی دینے والا نہ ملا۔ زویا کا کوئی گھر نہ تھا، نہ عزیز، نہ کوئی دوست۔ وہ اپنے کیے پر ہر وقت پچھتا رہی تھی۔ کیا دولت اتنی ضروری تھی؟ کیا میں نے واقعی سب کچھ برباد کر دیا؟ اس کے سوالوں کا کوئی نہیں جواب نہیں تھا۔ پاگل خانے کی خاموش دیواریں زویا کی چیخوں سے آشنا تھیں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو گھورتی، بال بکھرے، آنکھیں لال، ہاتھوں کی رگیں ابھری۔ وہ بار بار کہتی، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ پہلے زویا خود سے باتیں کرتی، پھر اس کا ذہن لڑکھڑانے لگا۔ وہ علی کو دیکھنے لگی۔ ہر رات جب روشنی بجھتی، زویا کو محسوس ہوتا کہ علی اس کے سامنے مسکرا رہا ہے، مگر جواب نہ ملتا۔ وہ اور بھی گھلتی گئی۔ روزانہ مزید۔ ایک دن نرس نے پوچھا، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ زویا نے سناٹا توڑا اور آہستگی سے کہا، ہاں، علی تھا، مگر میں نے اسے مار دیا، اب میرا کوئی نہیں۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ مہینے گزرے مگر زویا کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ ایک دن کھڑکی سے باہر بارش دیکھ کر اس نے سوچا کاش میں وقت پلٹ سکتی۔ پچھتاوے اس کے دل میں دہکتے رہے۔ وہ مسلسل کمزور ہوتی گئی اور تنہائی بڑھتی گئی۔ بس ایک رات جب پاک خانے میں سب سو رہے تھے، زویا جاگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ علی کو اپنے سامنے پا کر چونک اٹھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر جیسے ہی زویا نے چھوا وہ دھند بن کر غائب ہو گیا۔ زویا نے چیخ ماری۔ اس واقعے نے زویا کو اور بھی تنہا کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کے ذہن میں پشیمانی اور نفرت ایک ساتھ بستی گئی اور وہ کھوکھلی ہوتی گئی۔ بس پھر ایک دن نرس جب کمرے میں گئی تو زویا بے جان پڑی تھی۔ وہ مر چکی تھی۔ ہاتھ میں ایک خون آلود کاغذ تھا۔ میں علی کے پاس جا رہی ہوں، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا جنازہ گاؤں میں ہوا مگر وہاں کوئی ہمدرد تھا، نہ کوئی عزیز۔ گاؤں کے بزرگوں نے افسوس سے کہا، یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنے رشتوں کا خون کرتے ہیں۔ زویا کی کہانی ایک گواہ بن گئی کہ خون کا رشتہ اور ایمان بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور جو انسان ان کی قدر نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔